की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में भी केटू सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई बताइएगा। 8,848। 8,848 अभी फिलहाल आप याद रखिए बस। अगर एग्जाम में 8,850 भी रहे और 8,848 भी रहे तो आप 848 अभी कीजिएगा। अभी जनरल में बुक में अभी छप के आया आपका नहीं है। एक इंटरनेशनल का बुक है, उस बुक में जिस दिन चेंज हो जाता है ना तो वर्ल्ड का सब चीज जो डाटा है वो चेंज होते रहता है। उसमें अभी तक छपा नहीं है। 150 साल पहले अंग्रेजी नापा था माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई। उस समय 48 था, अब 150 साल बीत गया। अब 150 साल बीत गया तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कुछ ना कुछ बड़ा होगा पक्का। चलिए बात करते हैं केटू की ऊंचाई। केटू की ऊंचाई बताइएगा, आप लोग पढ़ाई में हैं। 8,600 नहीं बताइए। कंचनजंगा का 8,535। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मत बोलिए। निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी? लीना नदी। कौन सी नदी? लीना नदी। निम्न में कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? कौन सी झील है? बैकाल झील है। निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? कौन सी नदी में? अमेजन। सबसे चौड़ी नदी कौन सा? अमेजन। सबसे लंबी नदी कौन सा विश्व की? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। कहता किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में? अफ्रीका महादेश। सब देश जानते हैं अफ्रीका तो अफ्रीका जी, अफ्रीका महादेश में किलिमंजारो। कहता निम्न में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालक्रम में ठीक है? कहता है राजाओं का क्रम बताइए कौन सा सही है? कौन सा राजा पहले, कौन सा राजा बाद में? कौन सा राजा पहले, कौन सा राजा बाद में? हम नाम लिख देते हैं सबका। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1526 से 1530, 1530 से 1540 और 1555 से 1556, फिर 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658 और 1658 से 1707। 1707 देख लीजिए कौन सा सही है। देखिए अकबर के बाद हुमायूं है कि उससे पहले है? तो गलत हो गया, ये पहले। हुमायूं के बाद अकबर है, ठीक है, लेकिन शाहजहां पहले कि जहांगीर पहले? तो यहाँ गलत हो गया। देखिए हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद बाहो और कौन है? बाहो और अज शाहो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? बाहो अज साओ बना सकते हैं, समझ गए? ठीक है। चलिए, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पहले तो बाजो अजसा हो, उससे खराब नाम तो अच्छा तो कबरे सब है, समझ गए? बाजो अजसा हो याद रह जाता है तो बिल्कुल से ज्यादा। देखिए सबके लिए ट्रिक याद कीजिएगा तब नहीं चलेगा। एक आध गो कोई को है उसके लिए याद कर लीजिए तब कम आ जाता है। चलिए आगे। सूर्य मंदिर कहाँ में है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ में? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ में है? कोणार्क कहाँ में? अकबर का मकबरा कहाँ में है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ में? सिकंदरा में। देखिए पूछता है आपसे, बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा अरे ताजमहल में, मुमताज बेगम के बगल में। अभी वो सब याद करवाना पड़ेगा। और औरंगजेब का मकबरा
नहीं नहीं, औरंगाबाद में। कहाँ में? औरंगाबाद में। चलिए, नहीं याद रहा? नहीं याद रहा? चलिए लिख देते हैं। बाबर का कहाँ? काबुल है। बाबर का कहाँ? हुमायूं का? दिल्ली में जाइएगा, हुमायूं का मकबरा है, समझ गए? हुमायूं में दिल्ली का, अच्छा हुमायूं का दिल्ली मकबरा कहते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा जगह है आगरा में, समझे? मतलब उत्तर प्रदेश में। आइए लाहौर। अब सुनिए, इसका शाहजहां का कहाँ में है? ताजमहल में आगरा में। कहाँ में? आगरा में। और इसका कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद, या इसको दौलताबाद भी बोलते हैं, याद रखिएगा, दौलताबाद। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है ये सब चीज, समझ गए? चलिए, कहता है गोलकुंडा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा किस राज्य में? कहता निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत परिवर्तित की थी, यानी दौलताबाद की थी? किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का राजा है, समझ गए? तुगलक वंश का राजा मोहम्मद बिन तुगलक, इसी वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक। कहता रामागुंडम बांध कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पे? गोदावरी। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? गम। कौन सी नदी? गम माने जानते हैं ना? फेरी गम। गम माने शोक। देख रहे जैसा नाम यूज करेगा ना, अजीब लगता है। कहता है किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा। आग का वलय, रिंग्स ऑफ फायर, कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। रिंग्स ऑफ फायर इसको क्यों बोलते हैं? प्रशांत महासागर के जितने भी किनारे वाले क्षेत्र हैं, सब किनारे वाले क्षेत्र पे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी। इसीलिए आग का पूरा रिंग है, इसीलिए कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना वैसे है ठीक ठाक, कुछ ना चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब कहता अफगानिस्तान का राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल आया था? रोम से। रोम कहां की राजधानी है? इटली की। कहां की? इटली। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान से। और यही सी ताशकंद में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री क्या हुए थे? मरे थे। आ जाइए, आपला कहता है निम्न सभ्यता को ऐतिहासिक कालक्रम में सजाइए। सबसे पहले कौन सभ्यता, उसके बाद कौन सभ्यता, उसके बाद कौन सभ्यता, उसके बाद कौन सभ्यता, बताइए? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए देखिए, निम्न में से कहता है एक ऐतिहासिक कालक्रम में रखते हुए गए कूटों का करिए। सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम क्या कहते हैं? सुमेरियन की सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? सुमेरियन की सभ्यता। तो सबसे पहला कौन सा होगा? 4। सबसे पहला कौन सा होगा? 4। छोड़िए नहीं, क्या लगा हमें जो बता रहे हैं आपको, जो पढ़ाए, तो फिर उसमें का आंसर देखना है। गलत नहीं मारेगा कि क्या टेंशन ले रहे हैं? जब सबसे पहले आपको बता दिए, फिर हम क्लियर कर रहे हैं मेसोपोटामिया को सुमेरियन के भी नाम से जानते हैं। क्या आप वो देख रहे हैं? जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। सबसे पहला कौन? सुमेरियन। दूसरा कौन? तीसरा कौन? देखिए 4 1 2 कहां में? 4 1 2 ऑप्शन में है। चलिए, ऑप्शन में है तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, मिस्र, उसके बाद दिया है सुमेरियन, उसके बाद दिया है सिंधु। ये आपका होगा ना, ऑप्शन परिवर्तन कर लीजिएगा। सबसे पहली सभ्यता 20 की है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये गलत हो जाएगा, समझे? ऑप्शन गलत है, ठीक? देख लीजिएगा। मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? इटली के। मार्को पोलो कहां के थे? इटली के। अगला कहता है निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए उसके कूटों का ठीक सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए। कहता है गांधी जी, लेनिन, माओ त्से तुंग और मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर देखिए, सबसे आगे कार्ल का मतलब सबसे पहले कौन थे? 4 नंबर। 4 नंबर में क्या था? कार्ल मार्क्स। 1 नंबर में क्या है? महात्मा गांधी। 1 नंबर में क्या है? महात्मा गांधी। अगला है आपका कौन सा जी? देखिए, अगला आपका फिर 2 और 3। अगला 2 नंबर में कौन है? लेनिन। और उसके बाद कौन है? माओ त्से तुंग, चीन के प्रधानमंत्री बने थे, चीन के। कहता पाइथागोरस कहां के थे? यूनान के। पाइथागोरस कहां से थे? यूनान के। कहता तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम। तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं हम लोग। और एटम आप जानते हैं अणु,
नहीं जानते हैं? इसमें समझ में आ रहा है अनु? ठीक। अणु तत्व का सबसे छोटा से छोटा अंग अणु होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, किसी तत्व का सबसे छोटा कण अणु होता है। जैसे जल का एक कण है, जल का एक तत्व है, जल एक तत्व है मान लीजिए, तो जल कब है? H2O। ये वो H2O क्या है? जल का एक अणु है। O2 ऑक्सीजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन O है तो ये है ऑक्सीजन तत्व है? नहीं, O2 एक प्रकार का क्या तत्व है जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 को एक साथ रहेगा, इसको बोलेंगे एक है ओजोन का अणु। ओजोन का एक अणु, ऐसा ऐसा हजारों अरबों अणु मिलके ओजोन कहलाता है, ओजोन परत ढेरी। वैसे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का अणु, समझ गए? O2 है बस। ऐसा ऐसा O2 आपके प्रकृति में बहुत सारा है, बहुत सारा। गिनती करते करते होगा ही नहीं, करते करते क्या करिएगा का है, समझ गए? है ही नहीं, गिन कर करिएगा ही नहीं, तो O2 बहुत है। तो मतलब आप बात समझ गए? H2O नहीं समझे? जैसे नमक का एक अणु क्या है? NaCl। तो सोडियम का एक कण कौन है? Na। क्लोरीन का एक, तो सोडियम एक अलग धातु है, क्लोरीन एक अलग धातु है, दोनों का। तो सोडियम का एक कण परमाणु कहलाएगा। सोडियम का सबसे छोटा कण परमाणु, लेकिन नमक का सबसे छोटा कण NaCl ना, एगो NaCl ना। आपसे पूछेंगे नमक तत्व का सबसे छोटा कण से कौन? Na होगा कभी? जब तक उसको क्लोरीन के साथ नहीं रखेंगे वो नमक बनेगा क्या? नहीं। वही तो आप इंग्लिश में बोल दीजिए तो हम परमाणु अलग चीजें हैं, हम फिर एटम को अणु बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सुनिए, अणु किसको बोलते हैं? अणु, अणु का इंग्लिश क्या होता है? मॉलिक्यूल। और इसका होता है एटम। हाँ जी, चलिए। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग किसको? एक अणु को। और परमाणु को क्या बोलते हैं? श्योर है ना? एकदम आप श्योर हैं तो हम भी श्योर हैं, समझ गए? तो एटम अणु, अणु नहीं परमाणु, क्या? परमाणु। तो तब तो डायरेक्ट क्लियर, इसमें तब समझाना क्या? सोडियम का सबसे छोटा कण परमाणु, सोडियम का सबसे छोटा कण परमाणु, सोडियम का सबसे छोटा कण परमाणु, क्लोरीन का सबसे छोटा कण परमाणु। समझिए, मतलब कोई भी एक तत्व है उसका सबसे छोटा कण परमाणु। और जैसे कोई पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ है, कोई जैसे आपका जल है, जल का सबसे छोटा कण अणु, जल का सबसे छोटा कण अणु, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। मतलब जल का एगो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जल का एगो क्या है? मॉलिक्यूल है। समझ में आया? ये समझ में आया ना? जैसे ऑक्सीजन अलग है, जैसे H2O, हाइड्रोजन एक अलग है ना, एगो ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण परमाणु, फिर वो हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण परमाणु, हाइड्रोजन का सबसे, सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु, एटम। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके एगो जल का क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। जल का क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो जल का सबसे छोटा कण कौन सा हुआ? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जल का सबसे छोटा कण H2O। तो जल का सबसे छोटा कण एगो H2O जो कहलाए ना, जल का क्या कहलाया? अणु कहलाया। समझ गए बात को? समझे? अब अभी भी नहीं समझे? तो जल का एगो, जैसे सोडियम लीजिए Na, आप जानते हैं नमक का होता है NaCl। तो सोडियम है, Na माने सोडियम, सोडियम का सबसे छोटा कण कहलाएगा क्या? परमाणु, जिसको कहते हैं एटम। सोडियम का सबसे छोटा कण परमाणु, और Cl का सबसे छोटा कण अलग है। ये दोनों को जैसे आप कहेंगे नमक का सबसे छोटा कण, नमक का सबसे छोटा कण एगो Na और Cl को मिलाइएगा तब ना क्या बनेगा? नमक। तो नमक जो पदार्थ है, नमक का सबसे छोटा कण एगो NaCl, तो नमक का एगो अणु कहलाया। अब समझे?
चलिए यही होता है। अब कहता है निम्न में किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मैगलन ने। किसने लगाया था? मैगलन ने। कहता है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी कहां का था? न्यूजीलैंड का था। सर एडमंड हिलेरी कहां का रहने वाला था? न्यूजीलैंड का। कहता है रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? विषुवत रेखीय। रबर की खेती के लिए आपको वर्षा भी ज्यादा चाहिए और तापमान भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास वर्षा भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा होता है, इसी वजह से रबर की खेती वहीं होती है। कहता है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर? तो सेंट लॉरेंस नदी पे। किस नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा जलप्रपात। अगला है, ये कहां में? अमेरिका में है। कहां में है नियाग्रा जलप्रपात? अमेरिका में। कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जावर की खाने किस खनिज के लिए है? जस्ता। जावर की खाने किस खनिज के लिए? जस्ता। और है कहां में जावर की खान? राजस्थान में। कहां में है? राजस्थान में। अगला है 2001 की जनगणना छोड़ दीजिए। कहता है भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ये सब छोड़ दीजिए, इसका परिवर्तन हो गया। अगला है बंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब? 1853 को। दिन बताइएगा? 16 अप्रैल को। कहता है निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने प्रति एकड़ उत्पादन में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। प्रति एकड़ उत्पादन में महाराष्ट्र, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां में है? पेरम्बूर। कहां में है? पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल कहां में है? भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला? सबसे अधिक कोयला झारखंड। अभी झारखंड है, लेकिन अभी वर्तमान समय में ओडिशा सबसे अभी वर्तमान। छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। इस साल का डाटा छत्तीसगढ़, पिछले साल का था ओडिशा। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? सतलज नदी घाटी में। जितने भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं, सब नदियों में कोयला पाया जाता है। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही सब चीज पढ़ाए जब प्रायद्वीपीय भारत की नदी पढ़ा रहे थे। बोले महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी, सारा नहीं पढ़ाए। सब नदी घाटी में कैसा कोयला? गोंडवाना क्रम का कोयला। किस क्रम का कोयला? गोंडवाना क्रम का कोयला। आपको बताएं प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड का चट्टान, तो गोंडवाना लैंड के चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ये फिक्स है, जहां गोंडवाना लैंड का चट्टान वहां पे आपका क्या हो जाएगा? आपका कोयला पाया जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा झील एक कृत्रिम झील है? कौन सा झील है? कृत्रिम झील है। तो आपका जयसमंद झील। कौन सा झील? जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहां में? राजस्थान में। जयसमंद झील कहां में? राजस्थान में। डल झील कहां में? चिल्का झील कहां में? नौकुचिया ताल नहीं बोले, ताल वाला सब उत्तराखंड। सब ताल वाला कहां? उत्तराखंड। सिर्फ सूरज ताल और चंद्र ताल कहां में? हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ सूरज ताल और चंद्र ताल कहां में? हिमाचल प्रदेश में। बाकी सब ताल कहां में? उत्तराखंड में। नाग नागिन कहां में? अनंत नाग, बेरी नाग, शेष नाग, नागिन भी। नाग रहेगा तो नागिन कहां रहेगा? वही ना। नागिन झील भी है, मजाक नहीं कर रहे, नागिन नाम का झील भी है। पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए आइए। कहता निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक है? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। आपको बोले सिंधु की सहायक नदी, सिंधु का झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कहता निम्न में कौन सा पर्वत सबसे पुराना? अरावली। बोले हैं अरावली। अरावली पहाड़ी सबसे पुराना। कहता हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन लटकाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन। किस दिन? गुड फ्राइडे के दिन। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में? भारत। अब ये तुरंत बताएं, समझ गए? सलमान रश्दी का जन्म स्थान कहां में है? मुंबई में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस राज्य में है? तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में है। सबका काम है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में बांटा जा सकता है? 3 लोगों में। कितने लोगों में? 3 लोग। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसको छोड़ दीजिए। कहता है निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्माण और अशोक का शासनकाल? तो उपनिषदों का रचना।
उपनिषदों का रचना वैदिक काल में ही हुआ है। किस काल में? वैदिक काल में ही उपनिषदों का रचना। तो उसी काल में उपनिषद सबसे पहले, बाद में आया मौर्य वंश, उससे पहले आ गया था मौर्य वंश से पहले बौद्ध जी, और बौद्ध के बाद आया आपका कौन सा? अशोक का शासनकाल। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। शक काल आरंभ कब हुआ? शक काल 78 ईस्वी, मतलब शक संवत कब प्रारंभ हुआ? जब तक बताए ना, याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो आगे सब मिलेगा। समझ गए? याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो आगे सब मिलेगा। एकदम डिटेल्स में सबके पीछे कहानी है। समझ गए? आगे पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता, उपनिषद वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य वंश, नंद वंश, ऐसा ऐसा सब वंश पढ़ाएंगे, आपका आगे डील हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए नहीं बता रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं। कहता है कनिष्क एक राजा है किस वंश का? कुषाण वंश का। ये सब क्वेश्चन आते रहता है। चलिए, गुप्त राज की स्थापना किस सन में? 320 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब? 1469 ईस्वी में। 1469। गुरु नानक जी पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? कहाँ में? तलवंडी में। कहाँ में? तलवंडी में। कहता निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले? देखिएगा, कुतुब शाह का गोलकुंडा राज, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, अहमदनगर के निजाम साहिब, बीजापुर के आदिल शाह का राज, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच? कब? 1500। पानीपत का प्रथम युद्ध 1500। ठीक है। दूसरा? तीसरा? 1700। ये सब तो भूलिएगा ही नहीं, आ गया लगे। और दूसरा का भी, हेमू को किसने हराया था? अकबर ने, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। 1556 में। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। नादिर शाह किस देश का वासी था? भारत का। यही नादिर शाह है जिन्होंने कोहिनूर हीरा लेक चले गया था ईरान, ने बताए थे जी। मयूर सिंहासन पे मोहम्मद शाह, रंगीला मयूर सिंहासन, और 17 करोड़ रुपया लेके गया था कौन? नादिर शाह। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। एक चीज जानते हैं, सब क्वेश्चन का आता है। कौन कौन क्वेश्चन देखते हैं? रात वाला, रात वाला देखे डिस्कशन? नहीं दिखा पड़ता है आपका 8 बजे आएगा पक्का, कल हुए हैं। समझ गए? देखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब क्वेश्चन आता है। समझ गए? समय रहेगा ना, हम हैं रेलवे वाला तब, अरे कुछ नहीं, सब जीके जी होता है, जीके जी से बदल जाएगा। हम कहते हैं आप दरोगा का पढ़िएगा, बीपीएससी का पढ़िएगा, इतिहास बदल जाएगा। इतिहास नहीं बदलता है। आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो तब हम करें। आप लोग 8 बजे लाइव आ जाए, टाइम बर्बाद ना हो। अगर आपको लगता है कि टाइम बर्बाद होता है, फिर हम आपको खुद हाथ जोड़ते हैं, आप लाइव ना आए। समझ गए? आपसे खुद कहते हैं, अगर आपको लगता है उससे ज्यादा हम पढ़ सकते हैं उस 1.5 घंटे में, आप लोग का समय सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आपको लगता है उस 1.5 घंटे में मुझसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप उससे बेहतर है कि आप क्या कीजिए, अपना स्टडी कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं ज्यादा बेनिफिट यहाँ है, समझ लो 25 क्वेश्चन कहने का है, होता 150 क्वेश्चन है। करवाते 25 है, कहने का है 25, लेकिन करवाते 150-200 है। सबसे बड़ा है इंटरेस्ट जगता है। समझ गए? आपसे अगर आंसर लेते हैं, एक बार गलत दे दिए और हम सही बता दिए, तो आप भूलिएगा ना। सबसे बड़ा यही है, आप गलत आंसर दिए और हम बताए, तो वो दिमाग में आपका छप जाएगा, इसका ये आंसर गलत हुआ था मेरा, ये फिर गलत होगा नहीं। टेस्ट सीरीज का यही फायदा है। सबको चैनल का लिंक भेजें, देखें सबको। समझ गए? चैनल का लिंक भेजें सबको, आइएगा लाइव 8 में, रात बजे रात में। समझ गए? जिसको पढ़ने का है, समझ गए, बेहतर होगा आपके लिए। समझ गए? कहता है दीन इलाही किसने शुरुआत करी थी? अकबर ने। कब? 1564 में। बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिए। 1564 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। और जानते सबसे पहले इस धर्म को अपनाया था बीरबल ने। ज्यादा सक्सेस नहीं किया, अकबर ने एक अलग धर्म बनाया। बोला फालतू गुरी, इस्लाम, हिंदू, ये सब फालतू लड़ते रहता है, एक नया धर्म बनाओ। 1564 ईस्वी में। कब? 1564 ईस्वी में। सब चर्चा आएगा। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। इस जगह पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के आयु को निःशुल्क शिक्षा आप दीजिएगा। समझ गए? तो
तो आप इसको याद रखिएगा, 2002 में जोड़ा गया है। आई थिंक हमको लगता है 2002 से पहले का क्वेश्चन होगा, एक बार देख लेते हैं। 2002 का है, समझ गए, संशोधन। तो समझ लीजिए आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपका संविधान की मौलिक अधिकार इस समय तो नहीं है, लेकिन अब है। आइए, कहता है निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण, वैज्ञानिक संस्कार का विकास, भारत की समृद्ध विरासत का और आम भाईचारे का। राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण, कहता है राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण मौलिक कर्तव्य नहीं। आपको बोले थे मौलिक कर्तव्य, अगर आपका देश मौलिक अधिकार देता है तो आपको एक कर्तव्य है कि देश के लिए भी आप कुछ करिए, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करें, भारत की जो सरकारी संपत्ति है उसका क्या कीजिए, संरक्षण कीजिए। इन्हें रेलवे तोड़ फोड़ दिए, पंखा खोल के ले चले गए, समझ गए। बहुत आदमी रेलवे एसी बोगी में जाएगा, चादर वो सब चीज लेके निकल जाएगा। सरकारी संपत्ति है और सार्वजनिक संपत्ति का आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, ये आपका कैसा है, मूल कर्तव्य है। तो वैज्ञानिक संस्कार का विकास कीजिए, मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या कीजिए, आप बढ़ाइए। अगला, भारत की समृद्ध विरासत यानी ताजमहल सब जो है, लाल किला सब है, इस सब का आप क्या कीजिए, संरक्षण दीजिए। ऐसा नहीं लाल किला गए थूक दिए, समझ गए, उसको बचाइए। तो मतलब आम भाईचारे की भावना का क्या कीजिए, उजागर कीजिए। निम्नलिखित में भारत के सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सेना का सबसे बड़ा आदमी होता है। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब? 1927 इसमें अंग्रेजों ने किया था। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 238। देखिएगा टोटल है, टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। टोटल राज्यसभा में कितने सदस्य? 250। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 245। ये है कि 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या कितनी है? 250। लोकसभा में है 550। अधिकतम संख्या कितना? 550। लेकिन चुनाव कितना पे होता है अभी? 543 पे। उसी प्रकार से इसमें है 250 ज्यादा, 250 में निर्वाचन 238 का, 12 गो का क्या? मनोनयन। 12 गो का मनोनयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो चुनाव 238 का ना, समझ गए। तो इस वजह से इसको थोड़ा नोटिस करिए, हम बोल रहे बार बार पढ़िएगा सब चीजों को। अगला ये देखिए, तुरंत फिर आ गया। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 552। अब दो गो बताए कि लो जो आंग्ल भारतीय सदस्य, अब तो उसको हटा दिया, हटाया ना, तो अब कितना? 550। समझ गए, पुराना क्वेश्चन है इसी वजह से 552 है, लेकिन वर्तमान समय में कितने? 550 और उसमें 250। कहता है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? महान न्यायवादी। भारत सरकार का एक अपना वकील है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 पर आएंगे। भारतीय सरकार का अपना एक क्या है? न्यायाधीश, अपना न्यायाधीश कहते हैं, अपना एक वकील है। भारत सरकार का जो भी काम काज होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा वकील रखता है भारत सरकार, एक वो रखता है। अब मान लीजिए भारत सरकार जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कोई बन सकता है। प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता जानते हैं? 25 साल होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। कहीं ऐसा बोले प्रधानमंत्री पीएचडी किया होना चाहिए, लॉ का, कानून का नहीं। तो इन्हें अब कोई कानून है उसको सलाह कौन देगा? बड़ा बड़ा महान न्यायवादी नियुक्त कर लेता है। रखो महान न्यायवादी, महान न्यायवादी समझाएगा, अरे नहीं समझे समझाओ। तो महान न्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं लगभग मोटे तौर पे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज वो बनने की योग्यता रखता है, उसको महान न्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपने यहाँ। समझ गए कि आप भारत सरकार के क्या हैं? वकील हैं और कुछ नहीं। भारत सरकार का, और ये करता कौन है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जब मन चाहे उसको पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है। समझ गए। इसका संविधान की कार्यपालिका का अंग पढ़ाएंगे आगे, इसको दिक्कत। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि बढ़ा घटा कौन सकता है? भारत की संसद। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश? 34। एगो मुख्य, 33 गो अन्य। लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय में 8 गो ही था, 7 गो अन्य, एगो मुख्य। फिर वह 11, फिर वह 14, फिर वह 18, फिर वह 26, 26 के बाद 33, 26 के बाद 31, 31 के बाद 34। ऐसा ऐसा संख्या समय समय के साथ क्या क्या बढ़ाते गया। बढ़ाते क्यों गया? कहा कि अब केस ज्यादा होने लगा। अब केस जब ज्यादा जाने लगा, सुनवाई करने के लिए जज भी तो चाहिए ज्यादा ना, ज्यादा जज चाहिए। तो ज्यादा जज के लिए क्या कौन बढ़ा सकता है संख्या? इसका भारत की संसद। कहता निम्न में कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है? मंगोलिया। अभी जस्ट दिखा है, मंगोलिया समुद्र से सटा है। अभी जस्ट दिखा थे ना, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से रूस। तो कौन सा देश चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है? मंगोलिया। अगले, महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? 6 राज्यों से। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से। मैप नक्शा निकाल के आप देख लीजिएगा क्या गो राज्य है। अगला, सचिन तेंदुलकर
किस स्थान पर अपना 29वां, चलिए करंट अफेयर है। चलिए, निम्न में कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि समझते हैं ना, सदिश राशि, अदिश राशि समझ गए। अदिश राशि होता है वैसा जिसमें दिशा का जरूरत नहीं हो, जिसमें दिशा की जरूरत है, जिसमें दिशा की जरूरत है उसको सदिश राशि। विस्थापन देखिएगा, समय में दिशा का जरूरत है। अगर आपसे पूछे कि कितना टाइम हुआ, बोलिएगा उत्तर 12:30 नहीं है ना। आपको जगह बोले, दिशा बोले नहीं। चाल पूछे कितना स्पीड से जा रहे हैं, आप दिशा बोलते हैं नहीं। दूरी बोलते हैं दिशा के साथ नहीं। विस्थापन में आपको बोलना पड़ेगा, विस्थापन में आपको दिशा बोलना पड़ेगा। आप किस ओर विस्थापित हुए 10 किलोमीटर, बोलेगा हम उत्तर की ओर विस्थापित हो रहे हैं 10 किलोमीटर। बाकी आनंद सर से डिटेल्स में समझ गए। बाकी ज्यादा नहीं हम करने लगेंगे, फिर ज्यादा। और जानते हैं मेरा साइंस कोई खासा उठता है भी नहीं। इंग्लिश देखे, इंग्लिश तो और गड़बड़, मैथ और गड़बड़, साफे डल, एटम मॉलिक्यूल सब पता नहीं। चलिए आइए देखिए इधर, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? पिंड का वेग सतत बढ़ता रहता है। त्वरित गति, त्वरण समझते हैं? त्वरण समझते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरित गति उसको कहते हैं। एक्सेलेरेटर समझते हैं ना, एक्सेलेरेटर हुआ, जैसे गाड़ी चला रहे हैं एक्सेलेरेटर बढ़ा दिए, फिर बढ़ाते गए, फिर बढ़ाते गए, बस इंग्लिश उसी का होता है। एक्सेलरेशन माने ए माने त्वरण, समझ गए। स्पीड बढ़ाते चलिए, अभी आपका चल रहा था 10 स्पीड, अगले ही सेकंड आपका हो गया 11 का स्पीड, अगले सेकंड 12, फिर अगले सेकंड 13। यही जो बढ़ते आ रहा है यही क्या है? आपका त्वरण है। वही कहता है पिंड का वेग सतत बढ़ता रहता है। अगला ये ऑब्जेक्टिव है जी, इसमें स्थिर ई भी ऑब्जेक्टिव है। त्वरण ज्ञात किया जाता है, ए बराबर देखिए आई बराबर v माइनस यू बाय टी। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाय टी। v हो गया अंतिम वेग, यू हो गया प्रारंभिक वेग, टी हो गया समय। चाल इतना है प्रति घंटा का तात्पर्य क्या है? मीटर प्रति सेकंड में आप इसको परिवर्तित कर दीजिए। 5/18 18/5 से गुना, 5/18 से गुना करके देख लीजिए एक बार, समझ गए? निकल के आएगा क्या? 30। 18 गुना 6 कीजिएगा, 6 गुना नहीं समझे? जैसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसको कितने से गुना करना पड़ेगा? 5/18 से। 18 को काटिएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30वां मीटर प्रति। बाकी 5/18 कहां से आया? समझ गए? हम भी नहीं जानते हैं, समझ गए? बताए ना, सीटे में बताए हैं, बस आप लोग के पास है तब क्या टेंशन है। समझ गए? यही ऑब्जेक्टिव कहता है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाती है? तो द्रव्यमान। कौन सी है? कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है ना, द्रव्यमान गुना वेग, और वेग के अनुपात को दर्शाती है? कुछ नहीं, संवेग बराबर होता है, देखिए संवेग बराबर होता है, जल्दी आइए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुना वेग। कहता है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात, अनुपात तो नीचे, नीचे भी वेग भी ना, तो भी बचा क्या? एम माने वही कहता है किसको दर्शाता है? और कुछ नहीं, सब मैथ है, समझ गए? कहता न्यूटन का कौन सा गति का नियम बल को परिभाषित करता है? बल की परिभाषा कौन देता है? बल की परिभाषा दूसरा नियम, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बल की परिभाषा। बल का परिभाषा कौन देता है? दूसरा। बल का परिभाषा देता है पहला, बल का व्यंजक देता है दूसरा। बल का व्यंजक F=ma, F बराबर ma, ये देता है, बल का व्यंजक देता है दूसरा, समझ गए? लेकिन बल की परिभाषा ठीक है, बल की परिभाषा पहला देता है, बल की परिभाषा पहला, बल का व्यंजक कौन देता है? दूसरा देता है, ठीक। बाकी विपरीत क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला बल वो तीसरा, समझ गए? चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप लोग से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए? गुरुत्वाधीन मतलब गुरुत्व के अधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? समय के वर्ग के, समय के वर्ग के करता है। कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई, हाँ ठीक है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर? 0.24। कहता है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलते वही सेल्सियस जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो माइनस
खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेलीस्कोप का। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक टेस्ला। अगला, एक प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने? माइकल फेराडे। कितना कैरेट सोना शुद्ध होता है? अल्फा बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने। देखिए साइंस का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। देखिए अब इलेक्ट्रॉन की संरचना, जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना? 2 8 3। पहला कक्षा में 2, अगला कक्षा में 8। कक्षा को पूर्ति के लिए कितने लाख कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कक्षा की पूर्ति के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? केमिस्ट्री स्टार्ट किए सर? आज देखिए केमिस्ट्री पढ़ा रखे तो बताएंगे सर, समझ गए? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में बाहरी कक्षा हो तो इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी? 8। निम्न में कौन सी धातु क्षार है? लिथियम। कौन सी धातु क्षार है? लिथियम। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन चीज स्टार्ट किए सर। फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पे क्या होता है? Fe2O3। निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम का अभी जस्ट बता रहे 11। तो 2 8 और 1, 2 8 और 1 कहता है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है? क्या लिखे हम? 2 8 1 ये दें या वो दें? 2 8 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में बचता है। अरे आप देखिए पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? वही तो आपको बोल रहे हैं, सोडियम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में क्या होता है? बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन बचता है सोडियम आयन में। सोडियम में जब 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, अगर किसी के साथ संयोग करेगा तो किसने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। जैसे अभी तुरंत लिखे थे NaCl लिखे थे, तो सोडियम में एगो प्लस, Cl में एगो माइनस। Cl एगो माइनस और सोडियम में एगो प्लस, तो दोनों क्या किया? संयोग किया। दोनों क्या किया? संयोग किया। और संयोग करके क्या बनाया? अभी जस्ट बताएं, मॉलिक्यूल बनाया ना। तो सोडियम आयन में 2 8 और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 बचा, 1 बचा शेष। समझ गए? तो इसका निम्नलिखित में से सोडियम आयन